एग्जाम्पल तो सोल्यूशन सॉल्व है, फिर भी किसी एग्जाम्पल में कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे दे दूंगा, साथ ही साथ आप मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं, डोंट वरी। 7.1 स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो एक्चुअली ये पहला टॉपिक लिखा है ना, निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज यानी कि समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। हालांकि ये कभी आया नहीं है एग्जाम में और ना उतना सिलेबस में इम्पोर्टेंट नहीं है, बट डोंट वरी, मैं आपको सारा सिखाऊंगा। जैसा डिक्टो चल रहे ना वैसे ही चलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, साइन 2x। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया है समाकलन। सबसे पहले विधि हम डिस्कस करें निरीक्षण। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, देखो हमें समाकलन निकालना है किसका, साइन 2x dx का। ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। अब निरीक्षण विधि में क्या होता है, निरीक्षण विधि में आपको क्या लेना होता है, देखो हम किसका अवकलज करेंगे, साइन x आता है, किसका है अवकलज, प्लस माइनस वो आप भूल जाओ। देखो cos x का डेरिवेटिव sin x होते हैं, प्लस माइनस भूल जाओ। तो आप लिखेंगे सिंस d/dx, क्योंकि x है यहाँ पर, तो यहाँ आपको क्या लिखना है, cos 2x। और cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के sin 2x, और 2x का फिर करते हैं तो क्या जाता है 2। ठीक, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं क्लास 11th में और क्लास 12th में, चैप्टर नंबर 5, 6 में बहुत किया हमने अभी तक, तो ये तो पता ही होगा आपको। अब ये जो 2 है मल्टीप्लाई में माइनस का डिवाइड में ले आओ, यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस के 1/2 d cos 2x, और ये जो dx अपॉन में था इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर ऐसे आपको लिखना है। तो जब देखो ये d फॉर डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव जानी दो दुश्मन होते हैं, वो एक साथ कभी नहीं रहते। अब जब इधर इंटीग्रेशन करोगे ना, ये इंटीग्रेशन और ये डेरिवेटिव हट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा सिर्फ 1/2 cos 2x, और इधर आ जाएगा sin 2x dx। और इसी का मुझे इंटीग्रेशन फाइंड करना था, और sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के cos 2x अपॉन में 2, और प्लस c लगा दो इस तरफ। आंसर बहुत सिंपल था, आई होप आपको ज़रूर आ गया होगा। ठीक, ये पहला क्वेश्चन डन हमारा। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन भी है। देखो आपकी बात, दूसरा क्वेश्चन में क्या है, cos 3x है, इसका हम करते हैं। तो हमें आपकी बार इंटीग्रेशन निकालना है cos 3x का। cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, निरीक्षण विधि से फिर क्या लिखेंगे, किसका डेरिवेटिव करें कि हमें cos 3x मिलता है, sin 3x का। इधर sin 3x का डेरिवेटिव कर दो, sin 3x का डेरिवेटिव होता है cos 3x, और 3x का क्या आ जाएगा, इनटू में 3। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में आ जाएगा, और इधर आ जाएगा cos 3x। अब ये dx इधर आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो, मल्टीप्लाई करोगे तो, है कि नहीं, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन करने पर ये लिखोगे और कर दोगे दोनों तरफ समाकलन। तो देखो 1/3 इधर डेरिवेटिव है, और इंटीग्रेशन जब डी होता है तो वो हट जाता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, sin 3x, और इधर इंटीग्रेशन का साइन। समाकलन को अंग्रेजी में इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक, तो निकल गया cos 3x का समाकलन निकालना था, sin 3x अपॉन 3, और इधर प्लस c जोड़ दो। समाकलन जब खत्म हो जाता है तो हम c जोड़ देते हैं। आंसर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब आ जाओ थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन में हमें निकालना है इंटीग्रेशन e⁻x dx का। चूँकि देखो e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है, तो e⁻x ही लेके चलेंगे। तो यहाँ आ जाएगा e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, तो d e⁻x dx हो जाएगा। दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, ये d हट जाएगा इधर से ex, और यहाँ आ जाएगा e⁻x dx। समाकलन कर दिया, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है।
इससे ये प्रतीत हो रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाऊँ। देखो आपके बार में इंटीग्रेशन करना है a की पावर x प्लस b, ये इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, नोट करके देखो अलग पेज पे ये चीज़ बता रहा हूँ। देखो आप कि सपोज करो ये एक्स स्क्वायर है, किसका डेरिवेटिव करें कि हमें एक्स स्क्वायर मिले? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करोगे ना आप, कांस्टेंट को छोड़ो, 3x स्क्वायर होगा ना, तो एक्स स्क्वायर वेरिएबल से मतलब है। तो जब भी यहाँ पर लीनियर अंदर हो, रैखिक समीकरण हो और ऊपर 2 हो, ये जो भी डिग्री हो उससे क्या करते हैं, एक डिग्री बढ़ा के लिखते हैं, एक घात बढ़ा के लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको निरीक्षण विधि में क्या करना है, d/dx ax प्लस b की घात कितनी आ जाएगी, 3। अब डेरिवेटिव करोगे, अब क्लच करोगे तो 3 सामने आ जाएगा, ax प्लस b, 3 से 1 कम होगा तो 2, और d/dx क्या हो जाएगा, ये चीज़ है कि नहीं। फिर देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3ax प्लस b की पावर 2, और ax का डेरिवेटिव क्या होता है, a बाहर x का डेरिवेटिव 1 और b का 0, यानी सिर्फ a आ जाएगा, 3ax प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ थी। अब 3a, मुझे तो सिर्फ यहाँ पर ये चीज़ चाहिए, 3a मल्टीप्लाई में रख के आ जाएगा डिवाइड में, अपॉन में, और यहाँ पर ax प्लस b की घात 3, और ये dx जो बट्टे में दे रखा है गुणा में आ जाएगा। अब क्या कर देंगे, दोनों तरफ समाकलन, तो ये डेरिवेटिव क्या होता है, हट जाता है। ये सब हो जाने के बाद मैं आपको सारी चीज़ें सिंप्लीफाई करके भी बताऊंगा, सिंपल कैसे याद रखना है। यहाँ इंटीग्रेशन साइन लग जाएगा, बस ये आ गया आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x का निकालना है। इसको देख के घबराना नहीं है। देखो sin 2x माइनस क्या है, 4 e की पावर 3x dx, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो देखो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। समीकरण मान लो एक, अब इस पार्ट को आप I1 मान लो, इस पार्ट को आप I2 मान लो, ठीक है। तो देखो इसको करते हैं, चूँकि देखो sin 2x से किसका डेरिवेटिव करने पर हमें sin 2x मिलता है, cos का। तो cos का क्या होता है, माइनस की sin 2x इंटू 2। अभी हमने किया भी था इसी क्वेश्चन को, तो ये माइनस के 2 इधर आके ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर डी है और ये बट्टे के इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो ये डी हट जाएगा यहाँ से, -1/2 cos 2x, और इधर से क्या हो जाएगा, sin 2x dx। तो ये देखो हमें I1 मिल गया, ये पार्ट हमें यहाँ से मिल गया, ठीक, ये चीज़ हो गई। अब दूसरा पार्ट 4 तो चलो ठीक है, e की पावर 3x का कर लेते हैं। e की पावर 3x, देखो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, यानी कि e की पावर 3x का डेरिवेटिव e की पावर 3x ही मिलेगा। तो e की पावर 3x का डेरिवेटिव e की पावर 3x, और x का गुणांक कितना है, 3, तो वो गुणे में 3 आ जाएगा, यानी कि 1/3 d e की पावर 3x, ये dx इधर आ जाएगा, e की पावर 3x dx। दोनों तरफ समाकलन कर दोगे आप, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे तो ये d हट जाएगा यहाँ से, तो e की पावर 3x/3, समाकलन लग जाएगा इस तरफ, e की पावर 3x dx। अब ये वैल्यू जो है उठा के यहाँ रख देना है, यहाँ पर, और ये वैल्यू उठाकर यहाँ रख देना है, तो आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। देखिए क्या होगा आपका आंसर। तो sin 2x की जगह पर हमारा क्या आया था, -1/2 cos 2x, और यहाँ पर -4 ऑलरेडी था, और e की पावर 3x का इंटीग्रेशन अभी हमने किया था, कि वो 3x/3,
इंडिकेशन हो गया तो यहाँ सी जोड़ दो, ठीक है। और ये आपका क्या जाएगा आंसर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो हमारा नॉर्मल इंडिकेशन है, हमें निरीक्षण विधि का उपयोग नहीं करना। निरीक्षण विधि एक टफ विधि होती है, ठीक है। और समाकलन जो नॉर्मल समाकलन है वो सरल होता है। तो देखिए इनमें आपको कैसे करना है, जब भी आपको इंडिकेशन दे रखा होगा उसको आपको आई के इक्वल मान लेना है। अब इसे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इसका उपयोग आपको आते आते 7.5 प्रश्नावली 6 प्रश्नावली से आपको इसका उपयोग दिखने लगेगा। तो अब इसे यहाँ पे डाल लीजिए, कभी भी इंडिकेशन है तो उसको सबसे पहले आई के बराबर मानना है। तो देखो सबसे पहले नियम क्या कहता है, अलग अलग ले लेते हैं इंडिकेशन। यहाँ से देखो 4e3x इस dx अंदर गुणा कर देंगे, और ये आपका समाकलन भी अलग अलग लेने, ये 1dx हो जाएगा, ठीक। समाकलन देखो इसके साथ भी और इसके साथ भी हमने ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा वेरिएबल है x, तो हम x के सापेक्ष जिसमें जिसमें x रखे लिखा होगा उसको ही आपको अंदर रखना है, और बाकी सबको करना है बाहर, क्योंकि वो हो जाएंगे कांस्टेंट, ठीक है। dx का मतलब जिसके सापेक्ष आपको समाकलन करना है डिफरेंट, ये dx जो x आपका वेरिएबल है, ठीक है। तो ये 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा e3x dx, और 1 को आप लिखो या ना लिखो एक ही बात है, ठीक। और आपको पता ही है रूल, देखो e x का इंडिकेशन e x ही होता है, और x के गुणांक में कितना है, देखो 3 है, ठीक है। e3x का समाकलन e3x और x का जो भी गुणांक होता है कितना है यहाँ 3, वो बट्टे में लिख देते हैं प्लस। अब ये मैंने बताया था फॉर्मूले में dx का समाकलन क्या होता है x, समाकलन ख़त्म तो यहाँ लिख दोगे प्लस c, और जहाँ लास्ट में क्या लिखोगे, जहाँ c एक समाकलन नियतांक है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाओ 7 में, ये 7 क्वेश्चन है। तो देखो क्या करना है, x² से अंदर मल्टीप्लाई करना। अगर सिंप्लीफिकेशन हो पा रही है तो सिंपल करो इसको, इंडिकेशन x² से अंदर गुणा कर दिया और x² हो जाएगा, बाहर से क्या है dx, कट गया तो 1 बचेगा, x² कम x² है ना, ये चीज़ है। अब क्या करो, समाकलन को इसके साथ भी लो और इसके साथ भी लो, तो क्या हो जाएगा x² dx माइनस 1dx। ये किसके रूप में है, ये है x⁴n dx के रूप में। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x⁴n+1, n अपॉन में n+1, और n के स्थान पे यहाँ पर कितना है 2 है, यानी कि x⁴ 2 है तो बस एक ऐड कर दो n+1 है ना, तो नीचे भी 3, और 1dx का इंडिकेशन क्या होता है x, इंडिकेशन खत्म तो c जोड़ दो, और फिर एंड पे क्या लिख दोगे, जहाँ c एक समाकलन नियतांक है, ठीक। ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, उसी प्रकार से dx है, यानी कि x वेरिएबल को अंदर रखना है, बाकी कांस्टेंट को बाहर, तो समाकलन अलग अलग कर लेंगे, a बाहर x² dx, b बाहर x dx, c बाहर dx। dx से अंदर मल्टीप्लाई किया और साथ ही साथ समाकलन अलग अलग ले लिया, ठीक। तो a ये x⁴n के रूप में है, यानी कि x⁴3/3, इधर x के पावर कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि x⁴2/2, c, और dx का इंडिकेशन क्या होता है x, इंडिकेशन खत्म, लास्ट में क्या जोड़ देते हैं c। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। तो a - b का होल स्क्वायर है, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ठीक। ये a के स्थान पर, ये b के स्थान पर है, खोल देते हैं। a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2a इंटू b, और बाहर से क्या है dx। देखो अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो अंडर हट जाता है, तो यहाँ से बचेगा सिर्फ x, यहाँ से बचेगा 1/x, और अंडर रूट x से अंडर रूट यहाँ से बचेगा 2।
dx। अब हम dx से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही साथ अलग भी ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x dx 1/x dx माइनस 2 dx। कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये किस रूप में, x की पावर n के रूप में है, यानी कि x की पावर 1 + 1 + 1 n की जगह पर है ना n+1/n+1। और 1/x का समाकलन क्या होता है, log x। फॉर्मूला आपको याद करना होगा जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बोल रहा था, तो ये होता है log मॉडुलस के अंदर x, 2 बाहर, dx का समाकलन क्या होता है x। तो ढंग से लिख लेते हैं, x की पावर 2/2 log x माइनस 2 प्लस c। समाकलन खत्म होने के बाद c जोड़ते हैं, और जहाँ पर c क्या है, समाकलन नियतांक। ठीक, बस फॉर्मूलों का खेल है। देखिए हमेशा सिंप्लीफिकेशन करो और फॉर्मूला यूज़ करो, सारा फॉर्मूला का खेल है। फॉर्मूला अगर आता है तो ये बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए यहाँ पर क्या है, x³ 5x² माइनस 4 dx, और इसके अपॉन में सिंगल टर्म है x का। अगर 2 टर्म होता तो हम फैक्टर बनाते हैं, कटता पिटता यानी कि वही देखते हैं, लेकिन इकलौता टर्म है तो हम अलग अलग बट्टे ले लेंगे। x³ के नीचे x² dx, 5 बाहर x² dx माइनस 4 बाहर 1/x² dx। सब अलग अलग कर दिया, ठीक है। इंटीग्रेशन भी अलग अलग लिख लिया और साथ ही साथ बट्टे में x² अलग अलग ले लिया। तो यहाँ से बचेगा, देखिए एक घात कम हो जाएगी, x dx 5x² से x² कट जाएगा, यानी कि 1 dx। 1 को आप लिखो ना लिखो एक ही बात होती है। 4 x की पावर 2 नीचे है, क्योंकि 1/x तो है नहीं, x की घात 1 नहीं है, x की घात एक से ज़्यादा होने पर नियम बदल जाता है, वो रूल हम नहीं अप्लाई कर सकते। तो x की पावर 2 प्लस का था, नीचे जाके ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक, तो इसकी घात कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि x की घात 1 + 1 1 + 1। और 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन, x माइनस 4, यहाँ से भी क्या हो जाएगा, x की पावर n की जगह पर यहाँ पर माइनस का 2 है, -2 + 1 -2 + 1, ये जो जाएगा। और यहाँ से देखो -2 + 1 माइनस का 1 बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कि 4 x की पावर इनवर्स यही बचेगा प्लस c। और ढंग से लिख लेते हैं, x की घात इनवर्स ऊपर है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, x की पावर 1 प्लस c। ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। तो बस फॉर्मूलों का खेल है आपका, अगर आपको फॉर्मूले आते होंगे तो बहुत आसान है। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, x की पावर n इस चैप्टर में। तो वो क्या होता है, x की पावर n+1 n+1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। वही रूल अलग अलग करो, तो 2x² dx प्लस ex dx। ठीक, ये चीज़ है। देखो dx मतलब x का हमें करना है, बाकी सारे कांस्टेंट बाहर हैं, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल देते हैं, 2 बाहर x² dx, और यहाँ से 1 की पावर x dx। 2 बाहर है, x की पावर n के रूप में, यानी कि x की पावर 2 + 1 2 + 1, और 1 की पावर x का इंटीग्रेशन 1 की पावर x ही होता है। ठीक, और यहाँ से देखो 2 और 1 3, और x की पावर कितनी आ जाएगी, 2 और 1 3। समाकलन खत्म, क्या जोड़ दो अंत में, c। ठीक है, ये भी हो गया। बस फॉर्मूला याद कर लेना, प्लीज़ फॉर्मूला याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13, देखो आपकी बार नीचे x इकलौता नहीं है, x के साथ और एक टर्म है, तो हम अब अलग अलग बट्टे में नहीं ले सकते। हमें पहले क्या करना होगा, ऊपर इसका गुणनखंड करना होगा, फैक्टर बनाने होंगे। ऐसे करके समीकरण मान लो, इसे एक चौकी करके लिखो, चौकी, ये चीज़ है। अब इसमें से एक
फैक्टर बोलो, ये एक फैक्टर है, इस फैक्टर से क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा क्या, एक्स माइनस वन। इससे कुछ कॉमन नहीं है तो वन, एक्स माइनस वन। जो 2 बार होता है उसे 1 बार लिखते हैं, और जो आपने कॉमन निकाला है उसको अंदर एक्स स्क्वायर और यहाँ से प्लस वन, तो ये फैक्टर आ गया। अब इस मान को हम इसके जगह पर रख सकते हैं, तो रख देंगे तो क्या होगा, देखो ये चीज़ आएगी, इससे ये क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, कट जाएगा, यानी कि बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अब क्या करना है, डी एक्स से अंदर गुणा करनी है और अलग अलग ले लेना है, वन डी एक्स। तो ये x की पावर n के रूप में है, यानी x की पावर 2 प्लस वन, 2 प्लस वन, और 1 का क्या होता है, x। तो यहाँ से आ गया x की घात 3/3 प्लस x, समाकलन खत्म, लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, c। c आपका क्या है, समाकलन नियतांक। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। अंडर एक्स से क्या करना है, अंदर गुणा कर देना है, ठीक है। इससे क्या करना है, अंदर गुणा करना है। तो अंडर एक्स से कम अंडर एक्स, अलग अलग भी ले रहे हैं साथ में, माइनस एक्स ऑलरेडी है, और यहाँ पर गुणे में क्या है, अंडर एक्स डी एक्स। ठीक, देखो अंडर एक्स का मतलब क्या होता है, अंडर का मतलब होता है एक्स की घात में आधा, ठीक है। तो ये क्या है, एक्स की घात में आधा डी एक्स माइनस एक्स, एक्स की घात आधी डी एक्स। गुणा में घातें जुड़ती हैं, यहाँ इसकी घात 1 और ये आधी, 1 और आधा जुड़ेगा तो क्या बनेगा, 1.5, यानी कि 3/2, ठीक है ना। इसको ऐसे जोड़ोगे ना, 1 + 1/2, तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2 प्लस 1/2, यानी कि 3/2। तो वही लिखा है मैंने। और ये किस रूप में बना, देखो n के जगह पर यहाँ पर आधा है और n के जगह पर यहाँ पर 3 है, 2 है, यानी ये फॉर्मूला में जानते ही हैं। तो क्या होता है, x की घात n + 1/n+1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की घात 1/2 + 1, 1/2 + 1 माइनस 3/2 + 1, 3/2 + 1। तो यहाँ से हल करोगे तो x की घात 1 और आधी 3/2, नीचे भी 3/2 माइनस यहाँ से x की घात 3/2 और 1, यानी कि 5/2 जोड़ने पर, और यहाँ से भी क्या आ जाएगा, 3/2 + 1, यानी कि 5/2। तो ये ऊपर आ जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2/3 x की घात 3/2, 2/5 x की घात 5/2। इंटीग्रेशन खत्म, लास्ट में क्या जोड़ देंगे, सी हमारा क्या है, समाकलन नियतांक। तो ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो x, तो मैं आपकी बार क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अलग ले लेंगे, 3x² √x dx प्लस 2x dx। सॉरी, ये √x लगाना मैं भूल गया, तो यहाँ लिख देता हूँ अभी, और फिर 3√x dx। इस √x से भी तो गुणा करना है और dx से भी तो गुणा करना है, और साथ ही साथ अलग लिखना है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, ठीक। अब मैंने अभी बताया था x की √ का मतलब क्या होता है, x की हाफ, x की पावर में कितनी हाफ, 2 है, गुणा में घातें जुड़ती हैं जब बेस से मान होते हैं, ठीक है। अभी इंटीग्रेशन नहीं करना है, हम अभी सिंपल ही कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन। यहाँ x की घात 1 है और यह आधी, ठीक, ये चीज़ हो गई। अब देखो क्या है, dx के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो x को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है उनको बाहर निकालो, क्योंकि बाहर आ गया, x की पावर 2, x की पावर 1/2, यानी कि 2 × 2 = 4 1, x की पावर 5/2 dx, 2 बाहर, 2 × 1 = 2 + 1, यानी कि यहाँ से आ जाएगा x की पावर 3/2
और 3 बाहर, यहाँ से आ जाएगा x की घात आधी dx। ठीक हो गया इतना। ये किस रूप में है? ये सारे फॉर्मूले इस रूप में है, x की पावर n dx के रूप में, x की पावर n अपॉन n प्लस 1, यही तो होता है। ठीक है, अप्लाई कर देते हैं। 3 x की घात 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1, 2 बाहर, x की घात 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1, x की घात 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1। सरल कर लेते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की पावर 7/2, नीचे भी आ जाएगा 7/2, 2 x के बाद यहाँ से क्या आ जाएगा 5/2 अपॉन 5/2, 3, यहाँ से भी x की पावर 3/2, यहाँ से भी क्या आ जाएगा 3/2। थोड़ा और सरल कर लो, ये 2 ऊपर आ जाएगा, है ना, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 3 से 6 अपॉन 7, x की पावर 7/2, 2 2 से 4 अपॉन 5, x की पावर 5/2, 2 3 से 3 कैंसिल, ऊपर सिर्फ 2, x की पावर 3/2 प्लस सी। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 भी देखें। क्वेश्चन तो सारे ही सिंपल है, देखिए कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, बस फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, मैं बार बार यही सब चीज़ बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप फॉर्मूले ज़रूर याद कर लेना। तो इस क्वेश्चन में भी हमें वही करना है कि हमें अलग अलग इंटीग्रेशन पर ले लेने हैं। तो देखिए 2x dx माइनस 3 cos x dx प्लस e की पावर x dx। अब ये तो पूरा फॉर्मूला ही बन गया। देखो dx है, यानी कि x वाले टर्म हमें अंदर रखने, बाकी को बाहर, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, 3 भी बाहर आ जाएगा, और यहाँ से e की पावर x dx। ठीक, ये x की पावर n के रूप में पावर में 1 है, यानी कि 1 है तो एक बढ़ा के लिखते हैं 2, और नीचे में वही आ जाता है -3। cos x का समाकलन sin x ही होता है, और e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x ही होता है। समाकलन ख़त्म। अब क्या जोड़ देना है, c, 2 से 2 कट, यहाँ से बचा x² से 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c। आंसर कितना इजी है, बस फॉर्मूले आने चाहिए आपको। ठीक है ना, बस फॉर्मूले आने चाहिए, फॉर्मूले याद कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। इसमें भी वही चीज़ करना है, अलग अलग लिखेंगे पहले। ठीक है, अलग अलग लिख लिए। अब कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। √x को मतलब हम लिख सकते हैं x की पावर हाफ, मैंने बोला था आपको, है कि नहीं। ये फार्मूला x की पावर n के रूप में, ये भी x की पावर n के रूप में। तो फार्मूला क्या लगता है, यहाँ जो होता है उससे 1 पावर बढ़ा दो, वही चीज़ नीचे आ जाती है। 3 sin x का इंडिकेशन क्या होता है, माइनस के cos x, 5 और x की पावर 1 प्लस ये कर देंगे हाफ प्लस 1 कर देंगे, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ से 2/3 x की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 3 cos x, यहाँ से आ जाएगा देखो 5x की पावर 3/2, नीचे भी 3/2। ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2 5 से 10 अपॉन 3 x की पावर 3/2। इंटीग्रेशन ख़त्म, प्लस c जोड़ दो, जहाँ c एक समाकलन नियतांक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, sec x बाहर से है और अंदर में ये चीज़ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले sec x से अंदर मल्टीप्लाई। तो अंदर क्या आ जाएगा, देखिए अंदर आ जाएगा आपका sec इंटू sec, sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू 10x। कोई दिक्कत नहीं है।
फिर नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, देखो dx से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटीग्रेशन अलग अलग ले लेंगे। तो शेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस शेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। तो एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है, देखो जो फर्स्ट पेज में मैंने बताया था फॉर्मूला उनका यूज़ है। शेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है और शेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन शेक एक्स होता है। और इंटीग्रेशन हो गया तो क्या जोड़ दोगे, प्लस सी, काम खत्म। तो सारा का सारा खेल फॉर्मूला आ गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मूले आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको पहले सिंप्लीफाई करना है क्योंकि ये सेक स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स है। तो देखो सेक स्क्वायर एक्स का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और कॉसेक का मतलब होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, डिवाइड इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, साइन स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, फॉर्मूला नहीं होता है। तो टेन स्क्वायर एक्स को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, क्या, शेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 रख दो यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा शेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब अलग अलग ले लो, शेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। ठीक, अलग अलग ले लिया हमने। आपको पता है शेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x माइनस और 1 का क्या होता है, x। इंटीग्रेशन खत्म, प्लस क्या कर दोगे, c, आंसर। ये भी हो गया, डन हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, तो जब भी नीचे सिंगल टर्म आता है तो हम क्या करते हैं, अलग अलग के अपॉन में लिखते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, अलग अलग ले रहे हैं, और इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, अलग अलग लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 बाहर, और इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं। कॉस स्क्वायर एक्स को तोड़ दिया नीचे, यहाँ से आ गया 1 अपॉन कॉस होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स 3 इंटीग्रेशन साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10x और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक एक्स डी एक्स। अब तो ये फॉर्मूला होता है ना, सिंपल सी बात है। 2 तो बाहर है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x माइनस 3 और 10x सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स। इंटीग्रेशन खत्म, लास्ट में क्या जोड़ देंगे, c, वेयर c इज अ समाकलन नियतांक। ये आपको लिख देना है, हर क्वेश्चन में लिखना है। भले ही मैंने एक बार बोला लेकिन हर बार लिखना है क्वेश्चन खत्म होने के बाद, जहाँ c एक समाकलन नियतांक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, पहले मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। कह रहे हैं प्रति अवकलज। प्रति अवकलज का मतलब है यहाँ बस इंटीग्रेशन का सम नहीं बोला है, समाकलन नहीं बोला है। समाकलन का दूसरा नाम प्रति अवकलज है, यानी कि हमें कुल मिला के इंटीग्रेशन ही नहीं करना है, समाकलन ही करना है। तो वही काम अलग अलग लिख देंगे। और अंडर रूट का मतलब होता है पावर में हाफ, और ये अपॉन में ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हाफ हो जाएगा। ठीक, और आपको पता है x की पावर n डी एक्स का समाकलन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 है कि नहीं। लगा देंगे ये रूल, 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1, x के बाद माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस के 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 क्या होता है 3/2, जोड़ के देख सकते हो आप। और यहाँ से आ जाएगा 1 से आधा कम करेंगे तो आधा ओनली, तो ढंग से लिख देते हैं। 2 ऊपर आ जाएगा 2/3 x की पावर 3/2, 2 ऊपर आ जाएगा x की पावर हाफ
इंटीग्रेशन खत्म, क्या जोड़ देंगे सी, जहाँ सी एक समाकलन नियतांक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। ठीक, अब हम आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में। देखिए, अब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, सोशल मीडिया लिंक्स पर नीचे दे दूँगा। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि d/dx f(x) अगर ये हो और f2 की वैल्यू 0 हो तो f(x) इनमें से कौन सा होगा। ठीक, ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमें f(x) फाइंड करना और यहाँ पर d/dx है। तो मैंने आपको बोला था जब भी डेरिवेटिव होता है तो डेरिवेटिव को हटाने के लिए करते हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन एक तरफ नहीं कर सकते, दोनों तरफ करना होगा। तो सबसे पहले देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। आप दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, दोनों तरफ समाकलन करने पर तो यहाँ जब समाकलन करेंगे तो ये डी हट जाएगा, सिर्फ बचेगा कि f(x) और यहाँ लग जाएगा इंटीग्रेशन 4x³ 3x⁴ dx। इस तरफ क्या कर दोगे, 4 बार x³ dx -3 बार x⁴ नीचे था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा x⁻⁻4 dx। फॉर्मूला क्या लग जाएगा, x⁻n वाला, 3 है तो 4 हो जाना है, अपोन में भी 4 आ जाएगा 3, और यहाँ से क्या हो जाएगा x⁻⁻4 + 1 -4 + 1। ठीक, तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, x⁻⁴ 3 -4 + 1 माइनस के 3, तो माइनस माइनस प्लस, नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा x⁻⁻3, यानी कि 3 से 3 भी कैंसिल, x⁻⁴ प्लस x -3 ऊपर है तो नीचे की क्या हो जाएगा, प्लस का, और इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद क्या लगाते हैं, c, और यहाँ हमारा क्या है, f(x). इक्वेशन नंबर 1 मान लो। सॉरी, देखिए जो आंसर है उसमें c में नहीं छोड़ा है, c की वैल्यू निकाली गई है, और c की वैल्यू कहाँ से निकल सकती है, हमें केस दे रखा है f2 की वैल्यू कितनी है, 0, यहाँ से आपको मिल जाएगा। देखो हमें क्या दे रहा, हमें क्या मिला है, f(x), हमें मिला है x⁻⁴ + 1/x³ + c, और हमें क्या दे रखा है, f2 की वैल्यू 0 के इक्वल। अब यानी x के प्लेस पे 2 रखोगे तो f2 क्या हो जाएगा, 0, रखते हैं, x के प्लेस पे मैंने क्या रख दिया, 2, हमें c की वैल्यू निकालनी, f2 की मान कितनी है, 0, 2⁴ 8 दूनी 16 आ जाएगा, 1/8 + c, तो c प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस का, 16 × 128 + 1/8, यानी कि -c आ जाएगा 129/8, यानी कि c आ जाएगा -1